नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी और मैं आपका स्वागत करती हूँ साक्षी सीडीपी में। तो क्या चल रहा था भाई, कोर्स 506 ब्लॉक 3 यूनिट 8 हमने स्टार्ट की थी, कॉन्सेप्ट ऑफ CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। और कल मेरा ज्ञान का मोड एकदम से स्टार्ट हो गया था। मैंने नीड के ऊपर जो भाषण दिया था, भाई साहब क्या ही बात है। चलिए, उसमें हमने काफ़ी सारे डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात कर ली थी। आज हम आगे की डिसेबिलिटी पढ़ेंगे। 6th नंबर पे है मल्टीपल इम्पेयरमेंट। अच्छा, मल्टीपल इम्पेयरमेंट क्या होता है कि अगर आपको, जैसे आपने वो सुना होगा ना, एक के साथ एक मुफ्त, तो मतलब कि अगर आपको एक कोई बीमारी हुई है उससे आपको दूसरी बीमारी भी हो जाए, मतलब आपको एक का तो ट्रीटमेंट ले ही रहे हो, संग में दूसरा भी मिल जाए। ठीक है, तो क्या है, 3-4 बीमारियां एक साथ होना होता है मल्टीपल इम्पेयरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक है डेफ ब्लाइंडनेस, मतलब ज़्यादातर, मतलब देखिए, डेफ का मतलब होता है बहरा और ब्लाइंडनेस का मतलब होता है अंधा, मतलब एक इंसान जो अंधा भी है और बहरा भी है। ठीक है, या तो फिर क्या हो सकता है, उसकी मेंटल और फिजिकल डिसऑर्डर, मतलब शारीरिक रूप से तो वो असक्षम है ही है, लेकिन मानसिक रूप से भी असक्षम है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बंदे को डायबिटीज़ हो जाती है ना, मधुमेह कहते हैं ना उसे, अगर डायबिटीज़ हो जाती है तो उससे क्या हो जाता है, इंसान को ब्लाइंडनेस हो जाती है, मतलब उसकी आंखों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और प्लस उसके जो फिंगर्स होती है ना, उसमें सेंसेशन का लॉस हो जाता है, मतलब वो जैसे सेंसेशन होता है ना, जैसे आप किसी चीज़ को छुओ तो आपको महसूस होता है, तो वहाँ पे ना सेंसेशन की कमी हो जाती है। ठीक है, अब ये देखते हैं ये होता किस वजह से है। तो इसके कॉजेज़ हैं ब्रेन इंजरी, या तो आपकी कोई दिमाग पे कोई चोट लग जाए, है ना, दिमागी चोट लग जाए आपको। ठीक है, या तो आपको न्यूट्रिशन या ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम हो, मतलब आपको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, प्रॉपर आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो भी इससे मल्टीपल इम्पेयरमेंट हो सकता है। फिर है एबनॉर्मलिटी ऑफ क्रोमोसोम्स, जो हमारे, मैंने बताया था 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम होता है, उसमें दिक्कत हो जाए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, हेरिडिटी में कोई प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, ड्रग, अच्छा ड्रग से भी हो सकता है। ड्रग आपने देखा होगा ना, वो कौन सी मूवी थी, उड़ता पंजाब, है ना, उसमें वो छोटा सा बच्चा था ना, वो शायद एक छोटा सा बच्चा था, वो उसका भाई बना था, वो क्या नाम है, दिलजीत दोसांझ का भाई बना था ना वो, तो वो क्या लेता था, वो नशेड़ी सा हो गया था ना, मतलब उसमें दिखाया था कि आयोडेक्स लगा के सस्ते नशे कर रहे हैं और ड्रग्स मिलते हैं उधर की तरफ खूब सारे। तो ये सब क्या है भाई, ड्रग की वजह से। और अगर ड्रग माता ले ले, मतलब अगर बच्चा माता के गर्भ में है और माता ड्रग्स ले ले, तो भी दिक्कत हो सकती है। मतलब प्रेगनेंसी में तो भैया आपको खासकर ख्याल रखना है। तभी तो कहते हैं कि देखिए, ड्रग का मतलब होता है या तो वो नशा, या फिर दवाइयों को भी ड्रग्स कहते हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसे डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए प्रेगनेंसी में कोई भी दवा उठा के नहीं खा लेनी है कि सिर दर्द हो रहा है, लाओ भाई ये डिस्प्रिन ली और खा ली। एक बार अपने डॉक्टर से पहले ही कंसल्ट कर लेना चाहिए कि अगर सिर दर्द हो तो क्या खाना चाहिए, है ना, और वॉमिटिंग हो, नोजिया फील हो तो क्या क्या खाना चाहिए। तो एक डॉक्टर एक पर्टिकुलर लिस्ट दे देगा चीज़ों की, मतलब दवाइयों की, आपको वही लेनी है। अपनी तरफ से बिना डिग्री का डॉक्टर नहीं बनना है किसी को। ठीक है, माना कि एड में खूब चलता है सिर्फ एक सेरेडॉन और सरदर्द से आराम, तो भाई वो उसे ना बाकी सारी केसेस में रखो, लेकिन प्रेगनेंसी में नहीं। ठीक है, नेक्स्ट होता है एक्सट्रीम प्री मैच्योर। देखिए, मैंने आपको बताया था कि प्री मैच्योर डिलीवरी होती है, वो क्या होती है कि देखिए, एक गर्भ में माता के गर्भ में बच्चे का समय 9 महीने होता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं जिसमें डिलीवरी थोड़ी पहली करनी पड़ती है, मतलब 6 महीने का बच्चा हो गया, उसको हमें प्री मैच्योर डिलीवरी करनी पड़ती है, तो ऐसे बच्चे को हम ना नर्सरी में एक्स्ट्रा केयर के साथ रखते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए कि उससे भी पहले, मतलब 6 मंथ वाली डिलीवरी को आप प्री मैच्योर डिलीवरी कहते हो, 6 to 7 मंथ, अगर कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए कि उससे भी पहले करनी पड़े, तो भी मल्टीपल इम्पेयरमेंट हो सकता है। ठीक है, फिर पुअर मैटरनल डाइट, मतलब प्रेगनेंसी में माता को अगर आपकी प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है, सही से खाना नहीं मिल रहा है, मतलब जैसे कि डाइट होता है ना, हर चीज़ की क्वांटिटी होती है उसमें, मतलब विटामिन, मिनरल्स, है ना, आयरन, फॉस्फोरस, जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत होती है वो एक प्रॉपर बैलेंस डाइट होती है, आप वो नहीं दे रहे हो माता को, तो क्या होगा, तो भी उसका प्रभाव बच्चे पे पड़ेगा, बच्चे को मल्टीपल इम्पेयरमेंट होगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अभी हम इमोशनल भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे इम्पेयरमेंट ले, इसके बाद हम लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार रिवाइज करा देती हूँ। मल्टीपल, जैसे कि एक साथ 2-3 बीमारी हो जाना, डेफ ब्लाइंडनेस, बहरा भी है और अंधे भी हो गए हैं, मेंटल या फिजिकल डिसऑर्डर साथ में हो गया है,
जैसे आपने वो देखा था ना, वो अनुष्का शर्मा 0 में, उसको सेरिब्रल पाल्सी था ना, तो वो उसको पैरों से भी नहीं चल पाती थी और उसे बोलने में भी दिक्कत हो रही थी, ठीक है ना, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज़ था भाई, साइंटिस्ट थी वो। तो डायबिटीज़ हो जाए तो जिससे क्या होता है, ब्लाइंडनेस हो जाती है, लॉस ऑफ सेंसेशन चला जाता है, ठीक है। कॉजेज़ मैंने बताया था, ब्रेन इंजरी हो जाती है, ग्रोथ न्यूट्रिशन प्रॉब्लम हो सकती है, क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटी हो सकती है, ड्रग ले लो, मतलब बर्थ के बाद भी ले लो, बर्थ से पहले भी ले लो, अगर प्रेगनेंसी में माता ले ले तो, है ना, एक्सट्रीम प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाए, पुअर मैटरनल डाइट, माता की डाइट आपने बेकार कर रखी है, तो इस वजह से। अभी हम पढ़ेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी, ओके। आ जाते हैं आगे, है लर्निंग डिसेबिलिटी। मैंने आपको बताया था कि लर्निंग डिसेबिलिटी का एक चैप्टर है, मतलब एक टॉपिक है, तो मैं आपको आगे बताऊंगी, तो वो आगे का समय आ चुका है, ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे। ये क्या होता है, देखिए बच्चों को ना पढ़ने में दिक्कत आती है, तो उसको हम कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। हमने अपने सीटेट में पढ़ा था, ठीक है। मेजर यहाँ पे ना 3 टाइप्स के दे रखे हैं, लेकिन फिर भी मैंने 2 टाइप के एक्स्ट्रा और लिख दिए हैं। बाकी अगर इन फ्यूचर आपको और ज़्यादा अगर नीड हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। पूरा डिस्थीमिया वगैरह जितने भी हैं सब मैं आपको एक बार में करा दूंगी, ठीक है। एक बार टॉपिक कंप्लीट हो जाए, मतलब चैप्टर ये कंप्लीट हो जाए, फिर वो एक्स्ट्रा वाला अलग से करेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटी बोले तो ये उन बच्चों को होती है जो जिनकी एवरेज या अबव एवरेज इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। अब क्या होता है, उन्हें ना वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती, वैसे वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन किसी किसी फेज़ में आके ना उन्हें दिक्कत हो जाती है, जैसे डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है, बच्चे को ना पढ़ने में दिक्कत होगी, जैसे वो ईशान अवस्थी को हुई थी ना तारे ज़मीं पर, तो उसको कहते हैं डिसलेक्सिया। ये होती है रीडिंग डिफ़िकल्टी। यहाँ पे मैं डिफ़िकल्टी लिखना भूल गई थी, डिफ़िकल्टी, ठीक है, सब में लगा लीजिएगा। तो रीडिंग डिफ़िकल्टी, बच्चे को क्या है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है। डिसग्राफिया, डिसग्राफिया मतलब बच्चे को लिखने में दिक्कत होगी। ये तो पठन है, यहाँ पे लिख दिया मैंने पठन, ठीक है, पढ़ने में। ये होता है लेखन, बच्चे को लिखने में दिक्कत होगी, ठीक है, पठन लेखन। डिसकैलकुलिया, अच्छा कैसे याद रखोगे, देखो ग्राफ, ग्राफ हम हाथ से ही तो बनाते हैं, ठीक है। अगर कोई भी हमें ग्राफ बनाना है, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, तो हम हाथ से ही तो बना रहे हैं, कौन सा हम इसमें पैर का यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए ग्राफ से याद रखिएगा राइटिंग, क्योंकि लिखते हम हाथ से हैं, ठीक है। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेट किस में होगी, बच्चों को मैथमेटिकल ऑपरेशन करने में दिक्कत होगी, मतलब वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन इन सब में क्या करेगा, दिक्कत करेगा, ठीक है, ठीक से नहीं कर पाएगा। डिसफेजिया, अच्छा फेजिया क्या होता है, लैंग्वेज। फेजिया क्या होता है, लैंग्वेज, मतलब बच्चे को बोलने में दिक्कत होगी। लैंग्वेज संबंधित जितनी भी डिफिकल्टी होगी उसको क्या बोलेंगे, डिसफेजिया। इसको अफेजिया भी कहते हैं, ठीक है, अफेजिया भी कहते हैं। अच्छा ए का मतलब होता है एब्सेंस, वो आगे बताऊंगी कि क्या है। फिर है डिस्प्रेक्सिया, अच्छा डिस्प्रेक्सिया क्या होता है, मोटर स्किल्स में दिक्कत होती है। मैंने आपको बताया था ना मोटर स्किल्स क्या होते हैं, गतिक कौशल, मैंने आपको बताया था 2 टाइप के होते हैं, एक फाइन और एक ग्रॉस। फाइन क्या होता है, जो सूक्ष्म, मतलब ऐसे जैसे हम लिख रहे हैं, है ना, मेहंदी लगाते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होती है हमारी छोटी मसल्स काम करती हैं, और ग्रॉस क्या होती है जिसमें हमारी बड़ी मसल्स काम करती हैं, ठीक है। फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स। अब क्या है इसके कॉजेज, यहाँ पे थोड़ा ऐसे करके बना लेते हैं, इसके कॉजेज क्या है कि मतलब किस वजह से ये होता है। देखिए एक तो सबसे पहला है कि हेरिडिटी, ये तो क्या होगा, आनुवांशिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि अगर माता को कोई भी प्रेगनेंसी में दिक्कत हो गई है तो उसके बच्चे को ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि होगी ही होगी, हो सकती है। या फिर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए बाय मतलब बर्थ हो गया है आपका, उसके बाद आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली हमें ये अर्ली स्टेज में ही पता चल जाती है बच्चे के, ठीक है। तो याद रखिएगा डिसलेक्सिया पठन, डिसग्राफिया लेखन, डिसकैलकुलिया कैलकुलेट करना, डिसफेजिया यानी लैंग्वेज, ठीक है, और डिसप्रेक्सिया यानी मोटर स्किल्स, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम बिहेवियर और इमोशनल डिसेबिलिटी पढ़ेंगे और फिर वेटिंग चिल्ड्रन पढ़ेंगे, फिर उनका असेसमेंट पढ़ेंगे, ओके। तो 2 कैटेगरी और पढ़ लेते हैं, फिर इनका असेसमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। 8वें नंबर पे आते हैं इमोशनल एंड बिहेवियर डिसेबिलिटी या डिफ़िकल्टी। इनको हम शॉर्ट में कहते हैं EBD, मतलब ऐसे बच्चे जो जिनको इमोशनली मतलब भावात्मक रूप से और बिहेवियरली मतलब व्यवहार करने में क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है। ऐसे बच्चों को क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन लर्निंग, पढ़ने में दिक्कत होती है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या होती है, दूसरे के साथ
संबंध स्थापित करना। अब दूसरे के साथ कैसा, मतलब हमें उससे कोई नया पर्सन आया है तो हमें उससे फ्रेंड बनाने में दिक्कत होगी, है ना, अपनी फीलिंग उससे शेयर करने में दिक्कत होगी, जो भी हम मतलब क्या होगा, हम अपने में ही रहेंगे। हम बहुत, वो बच्चा ना क्या करेगा कि नहीं जाएगा उससे बात करने, दूसरों को दोस्त नहीं बताएगा, अपना दुख दर्द नहीं बताएगा, ठीक है। ये क्या होता है, इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हैं। कोई भी एक सर्टेन सिचुएशन है उस पर भी उनका व्यवहार क्या होता है, इन अप्रोप्रिएट होता है, मतलब सोचा नहीं होगा ऐसा व्यवहार। जैसे खुशी के माहौल में बच्चा सैड होकर बैठा हुआ है, कुछ भी हो सकता है ना, तो जो एक सर्टेन सिचुएशन में भी वो मतलब ऐसा व्यवहार करते हैं जो समझ के बिल्कुल परे है, ठीक है। दूसरा है, ऐसे लोग क्या होते हैं, अनहैप्पी भी हो सकते हैं, डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं, मतलब खुश नहीं रहेंगे वो अपनी लाइफ से, है ना। डिप्रेशन, यार ये तो बड़ी कॉमन टर्म है, ठीक है। डिप्रेशन पे क्या हो सकता है यार, देखिए बच्चा क्या, आजकल तो बहुत सारे लोग इससे जूझ रहे हैं। डिप्रेशन का पता है सबसे ही अच्छा क्या है, देखिए थॉट्स ना सबके दिमाग में आते हैं, ठीक है। सबको लगता है कि क्या करें, चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, थॉट्स आ रहे हैं। तो ऐसे में मेरी एक कलीग हैं, उन्होंने मुझे बताया कि यार तू कुछ मत किया कर, जब तेरे दिमाग में ऐसे थॉट्स आया करे ना तो तू बस फटाफट से मुझे कॉल कर लिया कर। तो मैं क्या करती हूँ, मतलब अभी बीच में मेरा बहुत ऐसा फेज़ हो गया था ना, तो मैं फिर कॉल कर लेती हूँ। या फिर क्या है, अपना कोई एक फ्रेंड या कोई एक ऐसा हो जिसको आप सारी बातें कर सको, तो कोई एक ऐसा दोस्त बना लो जिसको आप सारी बातें बता सको। लाइफ में ना एक ऐसा दोस्त होना चाहिए। पता है क्या होता है, अब मेरी एक फ्रेंड है, तो हम उस फ्रेंड क्या, मेरी माता जी ही समझ लीजिए, तो क्या करती हूँ मैं उसको फ़ोन मिला के सारी बातें करने लगती हूँ, है ना, ठीक है। तो क्या होता है, मतलब हाँ, मुझे एक ऐसी स्टेज आ गई थी कि यार मेरे को ना चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, तो मुझे बहुत ख़राब फेज़ में आ गई थी। लेकिन हाँ, जब बात किया तो थोड़ा अच्छा लगा, चल ठीक है, ये नहीं तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। और जो मेरी फ्रेंड है उसने बोला कि यार तू फ़ोन कर लिया कर, क्योंकि हम क्या करते हैं कि यार देखो, हमारी लाइफ में, लड़कियों की लाइफ में ना सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जो साथ के लोग होते हैं ना उनकी शादी हो जाती है। अब जब शादी हो जाती है तो वो अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में विलीन हो जाएंगी, तो फिर हम किससे बात करें, क्या करें, है ना। अगर सिंगल है तो सबसे बड़ा दुख तो यही है। तो क्या होता है फिर ऐसे में हमें फिर ढूंढना होता है कि यार हम किसे बताएं, कौन हमें समझेगा। तो लाइफ में एक ऐसा बंदा या बंदी होनी चाहिए, ठीक है, तो जिससे आप कम्युनिकेट कर सको, क्योंकि डिप्रेशन का कोई इलाज तो है नहीं। तो इससे बढ़िया है जो भी मन में भाव आ रहे हैं उसे उगल दो दूसरे के सामने, दूसरे की भी सुनो और उसके मन में भी जो भाव आएंगे उसको भी सुनो। आप दोनों एक दूसरे के क्या बन जाओ, सहानुभूति एम्पैथी टाइप के नहीं होते हैं ना, मतलब तुम मेरी सुन लो मैं तुम्हारी सुन लूँगा, लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसे लोग, चलिए इस पे आ जाते हैं वापस, ठीक है। अब इसके कॉज क्या हो सकते हैं, देखिए या तो सर पे कोई चोट लग गई हो, ठीक है, या कोई ट्रॉमा, मतलब आपने किसी की डेथ देख ली हो, या कुछ भी ऐसा हो गया हो, कुछ ट्रॉमा हो गया हो, बच्चा ऐसा बिहेव करने लगे, इमोशनली टूट जाए बंदा, है ना, तो ये भी आ सकता है। या हेरिडिटी भी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आता है वेटिंग चिल्ड्रन। अच्छा, ये वेटिंग चिल्ड्रन क्या है, वेटिंग चिल्ड्रन बोले तो ये ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑर्फनेज में होते हैं, मतलब अनाथालय में होते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं होती है, फिट टू गेट अ न्यू लाइफ, गेट अ न्यू फैमिली, गेट अ एवरीथिंग विच दे वांट। मतलब यार देखो क्या है, ऑर्फनेज में है, अनाथालय में, कोई रीज़न तो रहा होगा कि उनके माँ बाप ने उन्हें छोड़ा है, तो क्या उनका हक नहीं बनता कि वो एक अच्छी लाइफ जिएं, ठीक है, वो एक अच्छी फैमिली डिज़र्व करें, है ना। क्या उनका हक नहीं बनता भैया, उनका क्या कसूर है अगर वो ऑर्फनेज में है, अनाथालय में है। तो ऐसे बच्चे को क्या करना चाहिए, अडॉप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि यार देखो हर तरफ से तो वो फिट एंड फाइन है ना। उनको माता पिता की ज़रूरत है, आपको संतान की ज़रूरत है, तो आप क्या करो, आप अडॉप्ट कर लो बच्चे को, आप उनकी अच्छी परवरिश करोगे। देखो यार एक बात मुझे आज समझ में आई है बहुत अच्छी, कि एंड में ना कोई साथ नहीं देता, खून के रिश्ते भी साथ नहीं देते हैं, ठीक है। तो जो साथ देते हैं ना, वो कभी कभी ऐसे रिश्ते साथ दे जाते हैं जिनसे हमारा दूर से कोई लेना देना नहीं होता, मतलब हमारा खून से उनसे कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो साथ दे जाते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि खून के रिश्ते भी साथ नहीं देते, मतलब आप अपने रिश्तेदारों को ही देख लो, है ना, वो तो हमारे सगे संबंधी है, लेकिन सबसे ज़्यादा आग में घी डालने का काम वही करते हैं, ठीक है। तो क्या है, अब ऐसी मैं बता रही हूँ कि ऐसी, अब देखिए अगर किसी की संतान नहीं हो रही है तो उनको क्या करना चाहिए, ऐसे वेटिंग चिल्ड्रन को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। और यहाँ पे इंडिया में कितने सारे प्रोविज़न है, मतलब एक मैरिड कपल, मतलब आप एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हो और अच्छे से लीगली बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हो, उसको अच्छी परवरिश
दीजिए। कितने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने बच्चों को अडॉप्ट किया। सुष्मिता सेन की देख लीजिए, उन्होंने 2 लड़कियों को अडॉप्ट किया है और अच्छी सी एजुकेशन दी है। और लेटेस्ट एग्जाम्पल वो सनी लियोनी, उन्होंने भी एक बच्ची को अडॉप्ट किया है। देखिए तो क्या है, ये सब वेटिंग चिल्ड्रन ही तो है। अब देखिए उनकी कितनी अच्छी परवरिश हो रही है ना। तो क्या है, ये वेटिंग चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट भी वहीं से ही आया है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इनका असेसमेंट। ठीक है, फिर ये यूनिट मोस्ट प्रोबेबली चाह तो रही हूँ कि आज की ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए, नहीं तो एक और वीडियो लगेगी इसको कंप्लीट करने में। ब्लॉक 9 करेंगे फिर। ठीक है, चलिए आ जाते हैं असेसमेंट में। भाई इसको ना एक वीडियो और लगेगी, क्योंकि ना इसके बाद भी आप ये देखो कि वो पर्सन विद डिसेबिलिटी का एक्ट है, और मैं नहीं चाहती कि कुछ भी छूटे, क्योंकि कुछ भी आ सकता है पेपर में से। और क्योंकि देखिए मैं भी तैयारी कर रही हूँ और आप भी तैयारी कर रहे हो, तो मैं नहीं चाहती कि यार कि मैं कुछ छोड़ के जाऊँ, क्योंकि कुछ भी आएगा पेपर में और मैं अपना नुकसान नहीं चाहती। और मेरा नुकसान होगा तभी आपका भी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मैं अगर स्वार्थी बढ़ जाऊँगी कि यार ठीक है छोटी वीडियो बना देते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ा है। नहीं यार, मैं धोखा नहीं दूंगी, क्योंकि मैं भी तो यही पढ़ रही हूँ। ठीक है, मैंने भी तो नोट्स बनाए हैं, मैं उन्हीं नोट्स से आपको पढ़ा रही हूँ। तो अगर मेरे साथ अच्छा होगा तो आपके साथ भी अच्छा होगा। ठीक है, तो इसलिए एक वीडियो और लेंगे, कोई नहीं, एक दिन और सही। ठीक है, कर लेंगे कवर यार, संडे को 2-2 वीडियो डाल दिया करेंगे, कर लेंगे। चलो आगे देखते हैं। असेसमेंट का मतलब होता है आकलन। अब इसका आकलन कैसे किया जाए, इसकी ना स्टेजेस होती हैं। जैसे कि या तो आप सबसे पहले तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाना चाहिए बच्चे का, फिर इंटरवेंशन हो जाना चाहिए। मैं बताती हूँ क्या होता है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन का मतलब बच्चे का जब जन्म हुआ है तभी आप उसे क्या कर लो, आइडेंटिफाई कर लो, उसकी डिफ़िकल्टीज़ अगर कुछ भी हैं। जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी हमें दिख जाएंगी, मैंने आपको बताया था कॉग्निटिव डिसेबिलिटी भी अर्ली एज में आ जाती हैं। तो क्या है, जैसे ही आपको पहचान हो रही है, आपको हल्का सा शक हो रहा है ना, तो आप तुरंत ही कंसल्ट करो। ठीक है, जैसे कि आप ये देखो ईशान अवस्थी के केस में किसी को नहीं पता था उसको डिसलेक्सिया, उसके माँ बाप को पता था, नहीं पता था। वो तो जब वो स्कूल गया, स्कूल में भी किसी को नहीं बताया, ऑल थैंक्स टू आमिर खान आया, आमिर खान ने देखा, तब उसे पता चला कि यार इसको ये प्रॉब्लम है। तो उसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन कहाँ हुआ था, मतलब आप पहचान कर लो, जल्दी कर लो। ठीक है, अब इसमें क्या है, असेसमेंट हम कैसे करेंगे, बच्चा कौन है, फिर हम बच्चे के बारे में कि बच्चे को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या करता है बच्चा, खेलता कूदता कैसे है, इंडोर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, आउटडोर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, बोलता भी है किसी से कि नहीं, दोस्त बनाता है कि नहीं, अकेले रहना पसंद करता है, ग्रुप के साथ रहना पसंद करता है, या फिर जितना भी है ना बच्चे के बारे में, जितनी भी इन्फो है आप सब ले लो। बच्चे के बारे में जितनी भी जानकारी है आपके पास सब होनी चाहिए। फिर बच्चे की स्पेशल नीड क्या है, बच्चे को दिक्कत किस पक्ष में है। जैसे कि हमने 8 या 9 नीड पढ़ी थी ना, कॉग्निटिव, हियरिंग, स्पीच, है ना, फिजिकल। तो इसमें से हम चेक करेंगे कि बच्चे की स्पेशल नीड है क्या, भैया उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, फिर क्या है उसका सर्किल ऑफ सपोर्ट। सर्किल ऑफ सपोर्ट बोले तो उसकी फैमिली में कौन कौन है जो उसे सपोर्ट करते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स कौन है, पड़ोसी कोई ऐसा जो उसे सपोर्ट करता हो, मतलब जो बच्चे का सर्किल है उसमें से कौन कौन है जो बच्चे की इन चीज़ों से भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो बच्चे को नॉर्मली वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे और बच्चों को किया जाता है। ठीक है, बच्चे का रूटीन क्या है, बच्चे डेली एक्टिविटी क्या करता है, मतलब सुबह उठते पे झीकता तो नहीं है, या ये मतलब चिड़चिड़ा या कैसा बिहेव करता है। तो ये बच्चे की ये सारी चीज़ें हमें लिखनी होंगी, ये सारी चीज़ें हमें पता करनी होगी। अच्छा, मैंने यहाँ पे दिया है इंटरवेंशन, यही मैं आपको बता रही हूँ कि इंटरवेंशन होता क्या है। आइडेंटिफिकेशन का मैंने बता दिया कि इसका मतलब होता है कि जल्दी हम क्या कर लो, बच्चे की पहचान कर लो। अब इसमें देखो इंटरवेंशन क्या होता है, ये क्या है, एक ऐसी सर्विस जो हम बच्चे को जैसे ही वो मतलब बहुत ही यंग एज में पहले हमने आइडेंटिफाई किया और फिर उसको सुधारने के लिए जो सर्विस हमें देनी पड़ी उसको बोलते हैं इंटरवेंशन। जैसे कि क्या, स्पीच थेरेपी दे दी, ठीक है, फिजिकल थेरेपी दे दी, अगर बच्चे को कोई दिक्कत है तो हमने फिजियोथेरेपिस्ट रख दिया, है ना, बच्चे को कम्युनिकेशन में दिक्कत है तो हमने स्पीच थेरेपी रखवा दी, कम्युनिकेशन थेरेपी करवा दी, ये वाली एक्टिविटी करवा दी, बहुत सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ है तुरंत जो हमने यंग एज में बच्चे को करवा दी, जिससे क्या हुआ हमें पता चला। अब ये कब होगा, पहले आप आइडेंटिफाई करोगे और फिर इंटरवेंशन करोगे। ठीक है, पहले आइडेंटिफाई करोगे फिर इंटरवेंशन करोगे। अब आता है कि इनकी ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी, अभी हम पढ़ेंगे इनकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी, उसे पढ़ेंगे, और फिर जो एक्ट वाला है वो हम कल की वीडियो में करेंगे। ठीक है, आ जाते हैं, लास्ट है। ठीक है, वैसे भी वीडियो बहुत बड़ी बन गई है,
6 4 10 5 15, ओहो बड़ी हो जाएगी। चलो कोई नहीं, चलो यहीं पे ख़त्म करेंगे इसको, ठीक है। फटाफट से समझ लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि अर्ली इंटरवेंशन ज़रूरी क्यों है, काहे के लिए कर रहे हैं हम, इसका रीज़न सुनते हैं, ठीक है। तो रीज़न कुछ इस प्रकार है कि ये बच्चे की चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड, एक तो मैं छोटा लिखते लिखते ना पागल ही हो जाऊंगी, CD का मतलब है कोल्ड ड्रिंक नहीं, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो क्या करेगा, बच्चे के चाइल्ड डेवलपमेंट को प्रमोट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। मतलब बच्चे का डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो जाए, इसमें क्या करेगा, हेल्प करेगा। दूसरा क्या है, बच्चे का सपोर्ट सिस्टम बन जाएगा, ठीक है, बच्चे का सपोर्ट सिस्टम बन जाएगा। और बच्चे को ये एहसास करा देगा, ये एबिलिटी दे देगा कि वो सोसाइटी का एक फंक्शनल मेंबर बन जाए, उसी सोसाइटी का जो सोसाइटी उसे छेक रही थी, उससे बात नहीं करना चाह रही थी। तो अगर हम उसको अर्ली इंटरवेंशन देते हैं तो उससे क्या होता है कि वो सोसाइटी का क्या बन जाएगा, एक अच्छा, एक फंक्शनल, बोले तो कार्य करने वाला, कार्यकारी कहते हैं ना, मेंबर बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप एक्टिविटी ये कराओगे कैसे, ठीक है। इसके कुछ स्टेप्स लिखे हैं, इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या करोगे आप, डिज़ाइन एंड इंटरवेंशन प्लान, जो इंटरवेंशन प्लान है ना उसको डिज़ाइन करोगे, ठीक है। D लिख दिया मैंने, डिज़ाइन करना, ठीक है। फिर क्या लिखा है, कंसल्ट विद पेरेंट। अब आपने प्लान तो बना लिया, लेकिन पेरेंट की मर्जी के बिना क्या आप ये काम कर पाओगे, नहीं। तो आपको क्या चाहिए, पर्सन, मतलब पेरेंट की क्या चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, ठीक है। आप उसको बोलोगे कि यार सर हमने ऐसे ऐसे करके इस बच्चे के लिए प्लान बनाया है, आप मेरे प्लान को सुनिए, हम कैसे कैसे करके बच्चे की थेरेपी करेंगे, ठीक है। फिर क्या करोगे, क्रिएट एंड लोकेट एप्रोप्रिएट मीडिया, जो चीज़ें, मीडिया, मटेरियल और टेक्नोलॉजी, ऐसे समझो आपको जो जो चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है, जो जो चीज़ें आपको चाहिए उनको क्या करोगे, इकट्ठा करोगे। मतलब स्पीच थेरेपी के लिए क्या क्या सामान चाहिए, ठीक है। अगर आपको स्पेशल एजुकेटर चाहिए तो क्या चाहिए, या अगर बच्चे को क्या कहते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो आपको क्या सामान चाहिए, जो जो भी आपको टेक्नोलॉजी चाहिए उन सबको क्या करोगे, कलेक्ट करोगे, ठीक है। फिर क्या है, आपने जो इम्प्लीमेंट किया है, आपने जो प्लान बनाया है उसको कितने वक्त तक रखोगे, 4 हफ्तों तक, ठीक है। कम से कम उसको आपको 4 हफ्तों तक रखना है, ठीक है, वीक 4 हफ्तों तक रखना है, ठीक है। रुक जाओ मैं पूरा ही लिख देती हूँ, 4 इम्प्लीमेंट करना था ना इसे, I4 वीक, ठीक है। 4 हफ्तों तक अब उसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। फिर उसके बाद आपको मूल्यांकन करना है, अपना इवेल्युएट करना है, और फिर आपको देखना है कि अगला पड़ाव क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, ठीक है। क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे सबसे पहले प्लान को, फिर क्या करेंगे, पेरेंट्स से कंसल्ट करेंगे, सामान को इकट्ठा करेंगे, C फॉर कलेक्ट, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कितने हफ्ते तक, 4 हफ्ते तक। फिर उसको इवैल्यूएट करेंगे और फिर देखेंगे कि अब अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। यदि नहीं है, कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उस वीडियो को मैं दोबारा अपलोड कर दूंगी, दोबारा से समझा दूंगी दूसरे तरीके से, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि डाइवर्जेंट की तरीके से चलेंगे, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कई सारे रास्ते निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरीके से समझ में, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा या मुझे मेल कर दीजिएगा, तो मैं आपको दूसरे तरीके से भी समझा दूंगी, ठीक है। तो एक बार से रिवाइज कर लेते, क्या है कि अर्ली इंटरवेंशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चे की ग्रोथ में, मतलब डेवलपमेंट को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, उसको हेल्प करेगा, उसमें सपोर्ट सिस्टम बन जाएगा बच्चे का, बच्चे को एक कार्यकारी मेंबर के रूप में सोसाइटी के में बनने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। स्टेप देखो, पहले हम डिज़ाइन करेंगे, पेरेंट्स से बात करेंगे, फिर कलेक्ट करेंगे चीज़ें, फिर उस जो हमारा प्लान है उसको 4 हफ्ते के लिए क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, एवेल्युएट करेंगे, फिर कहेंगे अब अगला कदम क्या होगा, ठीक है। आगे हम इसके जो एक्ट्स और पॉलिसीज़ हैं वो पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहिएगा, और फिर हम मिलते हैं कल, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।